गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नंबर 2 2021-22 का है, ठीक है, जो जैक के द्वारा ही जारी किया गया है। ठीक है, इसमें कुल प्रश्न 40 हैं, जो इस बार भी 2023 के एग्जाम में भी 40 प्रश्न ही आएंगे। तो चलिए अब हम लोग 2021-22 का जो मॉडल सेट है प्रीवियस ईयर का, उसका भी एक बार अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जो इसी सिलेबस का हिस्सा, इसी सब्जेक्ट का हिस्सा है और प्रश्न भी इन्हीं बुक से निकले होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन जो है, पिछले जो मॉडल सेट के क्वेश्चन है, ये भी हमारे इस बार के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंफर्म है। क्वेश्चंस तो इस मॉडल सेट से भी 2-4 प्रश्न 10 प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आप सभी मॉडल सेट को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम की अच्छे से क्या कर लेंगे, आप तैयारी कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड मार्शल का है। चलिए प्रश्न 2 कहता है आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? सीमित आवश्यकता, संसाधनों का एकल प्रयोग, संसाधनों की प्रचुरता या संसाधनों की दुर्लभता? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसाधनों की दुर्लभता से। प्रश्न नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? ऑप्शन ए कहता है एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 2021 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। सी कहता है एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्ति की मृत्यु हुई। और डी कहता है भारत में बाढ़ आने से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। तो देखिए सांख्यिकीय आंकड़ा तो तीनों में है, लेकिन इसमें कोई आंकड़ा, कोई डिजिट, कोई संख्या नहीं दिया हुआ। कई लोग बेघर हो गए, कितने युग आता था पता नहीं है, तो इसको हम सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं कहेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि शब्द स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? तो सही जवाब होगा स्टेटस शब्द से, है ना। स्टेटस एक लैटिन शब्द है, इसी शब्द से उत्पत्ति हुई है स्टैटिस्टिक्स की। प्रश्न नंबर 5 कहता है डैश सभी समस्याओं की जड़ है? प्रचुरता, अभाव, बहुलता, इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा अभाव, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है? एक खास कलम की कीमत, एक खास लैपटॉप की कीमत, राष्ट्रीय आय या एक बेंच की लंबाई। देखिए तो चर क्या होता है, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। चर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है। तो किसी खास कलम की कीमत बदलेगी नहीं, लैपटॉप की कीमत तुरंत बदलेगी नहीं, बेंच की लंबाई तुरंत बदलेगी नहीं, छोटी बड़ी होगी नहीं, यानी कि राष्ट्रीय आय जो है वो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 7 कहता है प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ होता है? तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी कि जो सैंपल दिखाने वाला सिस्टम होता है ना, उससे हमारा सबसे पहली बात जो है कम खर्च होगा, कम प्रकरण की आवश्यकता होगी और कम समय भी लगेगा, यानी इनमें से सभी का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 8 कहता है इनमें से किस संस्था के द्वारा आर्थिक या सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन या श्रम ब्यूरो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। इसको हम NSS और O के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित, साक्षरता से संबंधित, जनसंख्या के आकार और संरचना से संबंधित, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 10 कहता है इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? ईमेल के द्वारा, डाक के द्वारा, SMS के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा? देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीफोन सर्वेक्षण के द्वारा, क्योंकि ईमेल देंगे जरूरी नहीं है कि तुरंत उसको आपका रिप्लाई कर दे। डाक के द्वारा उसके पास पहुंचने में 4 दिन लगेगा। SMS के द्वारा जब वो देखेगा तब आपका रिप्लाई देगा। तुरंत प्रभावित कब होता है? जब हम टेलीफोन से बात करेंगे, इधर से सवाल पूछेंगे, उधर से तुरंत क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। वर्ग सीमा 60 और 80 का मध्य बिंदु क्या होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 70। प्रश्न नंबर 12 कहता है जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है क्या? जब वर्गीकरण समय के अनुसार हो तो इसे हम कहेंगे काल अनुक्रम वर्गीकरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 कहता है चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन सी, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, खंडित चर और अखंडित चर, है ना। कहता है ऑप्शन नंबर 14, ठीक है, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं? देखिए किसी वर्ग में अगर सम्मिलित मद है तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आवृत्ति।
प्रश्न नंबर 15 कहता है कि विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है क्या? बारंबारता सारणी कहलाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कहता है अंक गणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काल श्रेणी आलेख के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? आयत चित्र से, दंड चित्र आरेख से, वृत्त आरेख से, या फिर घटक दंड आरेख से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आयत चित्र से। प्रश्न नंबर 18 पे चलेंगे। 18 क्या कहता है? एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? सारणी की संख्या होती है, शीर्षक एवं उपशीर्षक होते हैं, अवशीर्ष होता है, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 19 कहता है क्या कि आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उससे अधिक मूर्त और आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखते हैं, सारणी, पाठ विषयक, आरेखी, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी, आरेखी, है ना। क्योंकि कौन सी विधि उपयुक्त की बात करें तो सभी तो देंगे नहीं, कोई एक ऐसा विधि होगा जो सबसे उपयुक्त होगा, तो आरेखी विधि जो है सबसे उपयुक्त होगी। प्रश्न नंबर 20 कहता है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आता है, क्या आता है ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत? तो आता है बारंबारता बहुभुज, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूती वस्त्र का एक किस्म है। प्रश्न नंबर 22 चलेंगे। लिखा है धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 3 कहता है निर्यात अतिरिक्त से क्या तात्पर्य है? निर्यात अतिरिक्त से तात्पर्य है कि निर्यात ज़्यादा है, ठीक है, निर्यात ज़्यादा होगा किससे? आयात से, ठीक है, निर्यात ज़्यादा होगा किससे? आयात से। देखिए इसको अगर अंग्रेजी में समझें तो निर्यात को हम कहते हैं अंग्रेजी में एक्सपोर्ट करना, क्या करना? एक्सपोर्ट करना। और आयात को कहते हैं इंपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं ज़्यादा किससे? इंपोर्ट से। समझ में आ रहा है ना? तो अगर इसका आंसर देखना है तो देखिए इसी लैंग्वेज में छिपा हुआ है कि निर्यात अतिरिक्त तो हो गया ना, तो आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे। औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 16% से अधिक थी। प्रश्न नंबर 25 में चलेंगे। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच में चली थी? तो बम्बई और ठाणे के बीच में चली थी, ध्यान रखिएगा, ठाणे के बीच में। प्रश्न नंबर 26 कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है क्या? निजी लाभ, जन कल्याण। देखिए सही जवाब होगा निजी लाभ, क्योंकि जन कल्याण तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था केवल लाभ के उद्देश्य से इसको संचालित करते हैं, तो निजी लाभ इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 27 कहता है 1950 से लेकर 1991 के ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8% वार्षिक थी। प्रश्न नंबर 28 पे चलेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है जिसमें बाजार की मांग, बाजार में जिसकी मांग होती है, जिसमें उत्पादन में लाभ हो, जिसके उत्पादन में लाभ हो, और विदेशों में जिसकी मांग हो, यानी इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होगा जिसमें बाजार की मांग हो, विदेशों में मांग हो, और उसका लाभ बहुत ही अधिक हो, उसी का उत्पादन करेंगे। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है कि भारत की पंचवर्षीय योजना का संकल्पना, है ना, किस देश से ली गई? यानी पंचवर्षीय योजना जो हम चलाते हैं अपने देश में, इसको हमने कहाँ से लिया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा रूस, यानी कहीं कहीं लिखा रहेगा सोवियत संघ। क्या लिखा रहेगा? सोवियत संघ। अब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है? रूस है, ठीक है, तो सोवियत संघ अगर लिखा हुआ ना आ जाए तो रूस मार देना वहाँ पे। प्रश्न नंबर 30 कहता है परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 25 वर्षों में, या फिर 20 वर्षों में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 वर्षों में प्राप्त करना होता है। प्रश्न नंबर 31 कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? कृषि, उद्योग, पर्यटन, या इनमें सभी? तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 33 कहता है भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है। देखिए पहले चरण का काल माना जाता है 60 से 70 का दशक, और दूसरे चरण का काल माना जाता है 70 से 80 के दशक के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 34 पे चलेंगे।
34 क्या कहता है? 34 में लिखा है कि औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 1, 2, 3 या फिर 4। तो उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद बड़े पैमाने के उद्योग। प्रश्न नंबर अगर देखें 35 में, तो ये देखिए अब यहाँ पे उद्योगों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से होता है। स्वामित्व के आधार पर जो है 3 प्रकार के आ जाएंगे, इसमें निजी होगा, सार्वजनिक होगा और एक मिश्रित होगा। ठीक है, तो ये वर्गीकरण अगर देखेंगे तो अलग अलग आधार पर बना गया, तो 3 ही होंगे इसमें। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, 35 क्या कहता है? विदेशी ऋण क्या है? विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा लिया गया ऋण। देखिए विदेश से कोई एक उद्योग नहीं ले सकता ऋण, कभी नहीं लेगा, तभी जब सरकार उसको गारंटी दे, गारंटर बनेंगे। विदेशी संस्थाओं से एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण, ये भी नहीं ले सकता। विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण को क्या कहेंगे हम? विदेशी ऋण, क्योंकि विदेशों से ऋण कौन ले सकता है? केवल सरकार ही ले सकता है। इनमें से सभी गलत जवाब, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूज करने के लिए सभी डाल दिया, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 36 कहता है 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? 7 बिलियन रुपए, 7 बिलियन डॉलर, 7 मिलियन डॉलर या 70 बिलियन डॉलर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 बिलियन डॉलर जो है सो IMF से राशि मिला था ऋण के रूप में। प्रश्न नंबर 37 कहता है नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया। प्रश्न नंबर 38 पे चलेंगे। HCL टेक्नोलॉजीज किस प्रकार की कंपनी है? तो टेक्नोलॉजी के नाम से पता चल गया कि ये IT कंपनी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है। प्रश्न नंबर 39 पे चलेंगे। कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा बाह्य प्रापण। ठीक है, और 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में LPG नीति से लाभान्वित तो नहीं होने वाला एक क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें जो है लाभान्वित नहीं होने वाला जो है वो होगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी, आधार संरचना, है ना। LPG से आधार संरचना को कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 40 प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया। सेट नंबर क्या है? सेट नंबर 2, है ना। तो सेट 1 भी पिछले वीडियो मैंने दे दिया था, सेट 2 भी कंप्लीट हो गया है ना। तो ये आप देखेंगे इस चैनल पे तो कुल 5 मॉडल सेट अब तक जो अपलोड किया जा चुका है। ये इकोनॉमिक्स का एक मॉडल सेट और अपलोड करेंगे, कुल 6 मॉडल सेट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 40 प्रश्न 2023 में आप आराम से कंप्लीट करके आएंगे और हंसते हुए आएंगे। ठीक है, चलिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और हाँ अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर बटन क्लिक जरूर कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए।